शहर सरकार की जंग, बीजेपी और कांग्रेस के बीच संग्राम, शहर की लड़ाई शबाब पर आई। निकाय चुनाव के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम होगा। 9 जून को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। 16 नगर निगमों में जीत को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंस दिखा रही है। एक तरफ बीजेपी पुराने उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस को देख रही है, तो दूसरी ओर नए उम्मीदवारों का जनता के साथ कितना कनेक्शन है, इसको भी टटोल रही है। बीजेपी ने तो 64,000 बूथों पर विजय संकल्प अभियान चलाने की तैयारी भी कर ली है। कि हमारी 10 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी बूथों की बैठक, 64,634 बूथों की बैठक, बूथ विजय संकल्प। हमने जो तय किया है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता मिलकर के प्रत्येक बूथ की बैठक हम करेंगे और बूथ विजय संकल्प हमारा ये वहां पर संकल्प होगा कि हर बूथ पर 51% वोट शेयर आए। इसकी तैयारी हमारे कार्यकर्ता जुटे हैं। इधर कांग्रेस भी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने में जुटी है। कांग्रेस निकाय चुनाव में ऐसे सक्षम उम्मीदवारों को उतारना चाह रही है जिसका जनाधार तो हो, साथ ही वो उन मुद्दों को भी जनता के बीच ले जा सके जिसका फायदा चुनाव में कांग्रेस को मिले। सिंगल नाम आ रहे हैं, सिंगल नाम मंगा लिए हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तक लगभग 12 महापौरों के नाम लगभग अमूमन तय हो गए हैं। सिंगल 4 एक बच्चे वो भी आ जाएंगे, तो महापौर का टिकट तो डिक्लेयर भोपाल से होता है, लेकिन नाम मंगाए जिले से। जाहिर है निकाय चुनाव के नतीजे 2023 की तस्वीर साफ कर देंगे। शायद यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस सभी मापदंडों को देखते हुए प्रत्याशियों को चुन रही है, और जैसे ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा, शहर सरकार की जंग और भी रोचक हो जाएगी। हालांकि निकाय चुनाव में कौन बेहतर प्रदर्शन करेगा और जनता किसे चुनेगी, ये आने वाले दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन इंतजार 9 जून का है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शहर की लड़ाई शबाब पर आई। तो आ चुकी है वो लड़ाई जिसका इंतजार और जिसके लिए दोनों दलों की ही युद्ध के पूर्व की अंगड़ाई वो भी अपने शबाब पर है। और निश्चित तौर पर ये सेमीफाइनल यूं ही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि 14 महीने बाद मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव 2023 में होंगे, उस चुनाव के पहले कम से कम शहरों का मिजाज हमें ये ज़रूर बताएगा कि वहाँ बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जनता की सोच, नज़रिया और दृष्टिकोण क्या है। गुरुवार को माना जा रहा है कि दोनों ही दल बैठक करके घोषणा कर सकते हैं अपने उम्मीदवारों की, चाहे पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा कर दें या समग्र रूप से वो ये भी कह दें कि हमारी पार्टी अपने समस्त जो नगर निगम, खासतौर से महापौरों की बात है, उनके लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा नामों की कर रही है। अब इसी के साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि रणनीति क्या होगी। जैसा हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली नगर निगम के महापौरों के लिए चुनी है, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की ही प्रणाली अपनाई जा रही है। यानी बीजेपी ये मानती है जाहिर तौर पर कि शहरी क्षेत्रों में उसका प्रभाव है, असर है, दबदबा है, और ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी के दूसरे मुद्दे भी, जो बीजेपी के मानबिंदु या बीजेपी की विचारधारा को स्पष्ट करते हैं, वो भी हवा में उछलते हैं और अपने प्रभाव के साथ उछलते हैं और प्रभाव छोड़ते भी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है गुरुवार का दिन। इंतज़ार करिए आप भी कि आपके शहर का भी जो महापौर उभर कर सामने आने वाला है, जिसको हम जुलाई के तीसरे सप्ताह में स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि वो कौन होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 13-14 महीनों में बड़ी तूफ़ानी पारी खेलनी होगी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और पंचायतों के अध्यक्षों को और पूरी टीम को, क्योंकि विकास के काम लंबे समय से थोड़े थोड़े झटके खा के चले हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और अब बारी है निर्वाचित प्रतिनिधियों की। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी। हमारे साथ अब्बास हफीज़ साहब हैं, जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, मुबारक हो उनको नया दायित्व, नई जिम्मेदारी। आशीष अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, युवा नेता और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी मैं बहुत
स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहले आपकी एक टिप्पणी, किस तरह आप देखते हैं गुरुवार का दिन काफ़ी अहम और घोषणा संभावित दोनों ही पार्टियों की तरफ से, और उसी के साथ नगर सरकारों की ये लड़ाई शबाब पर आती हुई साफ तौर पर नजर आएगी, क्या कहेंगे आप? जी। निश्चित तौर पर जो चुनाव की प्रक्रिया लगभग अंतिम उस पर पहुंच गई है कैंडिडेट सिलेक्शन की, और जो तस्वीर उभरेगी उसके कल के बाद, और वो तस्वीर 2023 के इलेक्शन का भी एक जो है संकेत तो देगी, क्योंकि ये केवल नगर के चुनाव के साथ साथ ग्रामीण इलाके में भी जी चुनाव है, वो भले ही दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार या उनके दलों से जुड़े हुए लोग चुनाव में लगे हुए हैं, तो उसका असर भी जो अर्ध शहरी इलाके हैं, जो नगर पंचायतें जहाँ से कनेक्ट होती हैं, नगर पालिकाएँ जहाँ आती हैं, उन पर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो कैंडिडेट का एक जो दौर है, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी हद तक जो सीधे यदि नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष चुनते तो शायद कैंडिडेट सिलेक्शन उनके लिए बहुत तकलीफ देह होता, क्योंकि बहुत सारे नए परिवार में उनके भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने महापौर तक सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली को करके काफ़ी लड़ाई को आसान कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उनके साथ समस्या नहीं है। तो जब कैंडिडेट आएंगे तो वो जो है कांग्रेस तो लगभग अपनी बार नाम घोषित करना ही उनकी औपचारिकता है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर ज़्यादा सस्पेंस। तो जो लड़ाई है वो शहरों में यदि मुकाबला बराबरी का रहा, या भारतीय जनता पार्टी 51% का जो टारगेट है उसको लेकर यदि वो 48-49%, 47% तक भी पहुंचती है, तो उसकी 2023 की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक रही है, और अभी तो उसकी हैसियत वोट कटवा पार्टी जैसी ही हो सकती है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वोट कटवा के लिए भी एक हैसियत की दरकार होती है। तो क्या मध्य प्रदेश में आवाम, क्योंकि नगर निगमों के महापौर के लिए ख़ासतौर पर वो बहुत उत्साहित दिख रही है जो उसके पदाधिकारी कह रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर होगा कि क्या ये आगे जाकर मध्य प्रदेश के बाइपोलर चरित्र को ट्रायंगुलर बना सकती है, क्या दो दलों की राजनीति को त्रिकोणीय राजनीति की तरफ ले जा सकती है। बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन पंजाब में कर दिखाया और दिल्ली में दूसरे टर्म में कर दिखाया। अब्बास हफीज साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर बाइपोलर सिस्टम चलता है जैसा आपने कहा, और लड़ाई जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, और सीधे जनता से लड़ाई है भाजपा की, ये भी देखने को मिल रहा है। जनता अपनी मूलभूत समस्याओं पर सवाल कर रही है, आज जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर चुनाव है कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी, जिसको जनता ने मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम दिए, और उसने क्या मूलभूत समस्याओं का जो है सुधार किया वहाँ पर, या उनका निराकरण किया, या जो अधिकार थे उनको देने का काम किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं चुनाव के अंदर, जो मुद्दे हैं वो लोकल बेस्ड मुद्दे उठकर आएंगे, जिनको बार बार मोड़ देने की कोशिश की जा रही है किसी और तरफ ले जाके। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त है। हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में सर्वेस कराए हैं, कमलनाथ जी के पास नाम है, कौन जनता में लोकप्रिय है, उस हिसाब से टिकट वितरण होना है, उस हिसाब से घोषणाएँ होनी हैं। जनता के बीच का व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाएगा कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे, हम इसको लेकर आश्वस्त हैं। जनता में जो मैसेज है वो ये बहुत क्लियर है कि जनता इस वक्त एक बदलाव चाहती है। जो पिछली बार हुआ था वो इस बार नहीं दोहराएगी जनता, हमें इसका पूरा आश्वासन। आशीष जी, बदलाव का दावा है कांग्रेस की तरफ से अब्बास हफीज साहब का, और आपका दावा है कि आप देखिए बीजेपी की तरफ जो आपका दावा ये भी है कि बड़ी मजबूती से गवर्नेंस को लेकर आगे बढ़ती रही है मध्य प्रदेश में। बहरहाल गुरुवार का दिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम है। आपके यहाँ भी जो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, महापौरों की खास तौर पर, उससे पर्दा हटने की संभावना है। किस तरह से आप देखते हैं नगरीय निकायों के इन चुनावों को, और शहरी सरकारों की इस लड़ाई में बीजेपी का पलड़ा कितना भारी? जी आशीष जी। जी देखिए शरद जी, ये तो ठीक है, चुनाव की वेला आ चुकी है और दोनों दल अपना अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक की बैठकें कर रही है, राय शुमारी कर रही है, ताकि जनता को अगले 5 साल के लिए काबिल उम्मीदवार दें जो उनकी आवाज़ को लोकल स्तर पर बड़ी मजबूती से उठाए। और कांग्रेसी भोपाल और ग्वालियर में जैसा देखने में आया, जूतम पैजार में जुटे हुए हैं, टिकट के लिए लड़ रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी जैसा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है, ये कांग्रेसियों की नीति है, वो चल रही है। तो इससे साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेसी आपस में लड़ेंगे।
कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना शरद जी कुछ माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, और क्योंकि कांग्रेस अपने घुटनों पर आ चुकी है। और इसका संकेत आप दो चीज़ों से देख सकते हैं। कमलनाथ जी उनके मुखिया हैं, दो चीज़ बहुत हमें गहराई से देखनी चाहिए। सबसे पहले पंचायत चुनावों में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस किसी उम्मीदवार को नहीं भेजेगी, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो शहरी क्षेत्र के चुनाव हैं उसमें शपथ पत्र भरवाना शुरू किया है, तो जो खुद वादा खिलाफी की जीती जागती मिसाल हो, दूसरों से ईमानदारी के अगर शपथ पत्र भरवाएं तो कुछ अतिशयोक्ति लगती है। और दूसरा, वैसे भी प्यार और संगठन कोई शर्तों से नहीं चलता कमलनाथ जी, और ये जो शर्तें हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट में चलती हैं जिसका आप परिचय दे रहे हैं। संगठन चलता है आत्मीयता से, पेड़ टिका रहता है अपनी जड़ों से, अपनी विचारधारा से, अपने नेतृत्व से। तो कमलनाथ जी जब शपथ पत्र भरवाने की बात करते हैं तो ये स्पष्ट दिखाता है कि ना तो कैडर कमलनाथ जी के पास बचा है, और ना जो कैडर बचा है उसका समर्पण कांग्रेस और कमलनाथ के पास है। इससे बहुत स्पष्ट नजर आता है कि ये चुनाव एक तरफा है, ये लड़ाई एक तरफी है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास की जो गाथा है वो जनता के सामने रखेगी, उचित उम्मीदवार रखेगी और बड़े मतों के अंतर से जीत हासिल करेगी। अब्बास हफीज साहब, देखिए, सबसे पहला तो बात यह है कि कहीं भी रिकॉर्ड के ऊपर कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सही से बहुत दूर हो, सच से बहुत दूर हो। कमलनाथ जी ने कहीं शपथ पत्र नहीं भरवाए, ना कोई प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से ऐसा आदेश जारी हुआ। लोकल स्तर के ऊपर अगर किसी जिला कार्यालय ने कोई शपथ पत्र भरवाए हैं तो बहुत सारे राजनीतिक दल आज मजबूर हैं एक ऐसे राजनीतिक दल की वजह से जो बार बार इस तरह के कृत्य करता आया है, जिसकी वजह से आज हर एक राजनीतिक दल में इस तरह की आपने चीज़ें देखी हैं। लेकिन भाजपा क्या कहती है? जो पीले चावल उठवाए, जो आह्वान करवाए, जो खुद अपने जो कार्यक्रम है उसके अंदर शपथ दिलवा दे, तो इस तरह की चीज़ें के कहने का अधिकार भाजपा को नहीं रहता। लेकिन मूलभूत सुविधाएं आपने दी हैं या समस्याएं खड़ी की हैं वो जनता जानती है। भोपाल की मिसाल आपने दी, भोपाल में जूतम पेल हो रहा है, लेकिन भोपाल के अंदर जब पानी की समस्या आप देखेंगे तो वहाँ जूतम पेल हो जाता है, क्योंकि आपने उस समस्या का समाधान नहीं किया। कैसे नहीं किया? आपने वादा किया था, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी ने वादा किया था कि नर्मदा जल जो है वो पूरे शहर के अंदर आएगा, लेकिन भोपाल शहर में आधे में भी नहीं पहुंचा है। हर एक कस्बा मध्य प्रदेश का जल संकट से जूझ रहा है। आपका आपदा प्रबंधन के अंदर आपने मुआवजे नहीं दिए पूरे कोरोना काल में, जो जनता जिसकी हकदार थी। जनता ऐसे मूल मुद्दों के ऊपर आपसे सवाल कर रही है, और आप कांग्रेस सवाल करेंगे तो फिर हो चुका आपका चुनाव और जीत चुके आप चुनाव। और जनता की लड़ाई है आपसे सीधे, जो आप कह रहे हैं कांग्रेस की आपस में लड़ाई है, जो जनता की आपसे लड़ाई है, और हम जनता के साथ खड़े हैं। चलिए दिनेश जी, मुझे ये समझाइए कि जिस तरह से ये महापौरों की लड़ाई है, बीजेपी के लिए ये तो विश्लेषण का सिरा ज़रूर कहता है कि उसका दावा मजबूत प्रतीत होता है। अब किस तरह से कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी उसका एक आधार ये भी समझ आता है कि नगर निगमों में आरंभ से ही बीजेपी की स्थिति मजबूत रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उसका आधार व्यापक है और मतदाताओं का भी स्वरूप ऐसा माना जाता है, दावा भी सामने आता है कि वो बीजेपी के प्रति एक प्रोएक्टिव नज़रिए से सामने आता है। कांग्रेस की भी एक बेहतर रणनीति ये है कि वो अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि यानी विधायकों को इस बार मैदान में उतार रही है, और इसी तरह कुछ और सर्वे के आधार पर मजबूत कैंडिडेट को, मतलब ये बड़ी एक बेहतरीन जेस्चर मैं कहूँगा कि कांग्रेस तमाम स्थितियों को देखकर भी कहीं भी गिव अप के मोड पर नज़र नहीं आती कि अपन क्यों इतनी मेहनत करें, 2023 के लिए ही चलें। नगरीय निकायों के लिए भी वो अपना यथा सामर्थ्य पूरा जोर लगा रही है। क्या कहेंगे आप? 2003 से जो 2018 का समय था शरद जी, वो ऐसा समय था जिसमें भारतीय जनता पार्टी शहरी इलाकों में एक तरफा हमको दिखाई देती थी, कोई भी चुनाव हो। लेकिन 2018 के चुनाव में आप देखिए कि बड़े शहरों में कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में सीटें बटी, एक तरफा रिजल्ट नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो चुनाव है, आप यदि 18 के बाद देखेंगे, ऐसा पहला चुनाव हो रहा है जिसमें ग्रामीण भी शहरी सभी तरह के जो है शहर उसमें जो मिक्स है। तो चुनाव ऐसा है जिसमें उनकी काफ़ी अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति में वो है। आप कांग्रेस पार्टी ने 2018 के पहले मध्य प्रदेश को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया था जितना उन्होंने 18 में लिया। इसलिए अभी आप देखिए कि कैंडिडेट पर भी बात हो रही है, यहाँ भोपाल में बैठ के बात हो रही है। अन्यथा आप कांग्रेस के नेता तो जब चुनाव होते थे नगरीय निकाय तो वो कहते थे हमारा कोई विषय नहीं है, ये तो राष्ट्रीय नेता की तरह वो बिहेव करते थे, और लोकल के नेता
जो है उनका सिलेक्शन में उनको दिक्कत होती थी। तो कांग्रेस पार्टी बदल रही है, उसी ये एहसास हुआ है कि पोलिंग स्टेशन वाकई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, नगरीय निकाय बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस हिसाब से उनकी रणनीति है, और ये रणनीति उन्हें पता है कि यदि हम इस बार हार गए तो फिर अगला जो 23 के बाद हो सकता है कि हम 28 में भी हमारा परफॉर्मेंस और ज़्यादा खराब हो जाए। तो वो अपने आप को 2020 के जो हादसा है उससे भी उबरने के लिए उनके लिए एक बड़ा मैदान है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अभी तक तो ऐसा नहीं दिखता कि बड़े नेता एक दूसरे के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब कैंडिडेट आ जाएं तो कांग्रेस में तो ये जैसे ही कैंडिडेट घोषित होते हैं तो उसी के हिसाब से फिर टारगेट भी फिक्स हो जाते हैं, किसको हराना है और किसको जिताना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और कमलनाथ जी ने कुछ अरसा पहले जो बात कही थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण थी कि चुनाव के समय बीजेपी का कार्यकर्ता अपने पूरे काम पर दिखता है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है उस समय भी इधर उधर कहीं, उनका आशय ये था कि लक्ष्य पर उसकी दृष्टि नहीं होती जैसी बीजेपी के कार्यकर्ता की होती है। ये बात सुनने में आप ज़रूर प्रतीत होती है कि आप बीजेपी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो वास्तविक बात है, लेकिन इसके पीछे एक ललकार छिपी होती है कि जनाब मियाँ, बड़े भाई, छोटे भाई, आप कब बदलेंगे? और आप अगर सोचते हैं कि ऐसे ही आप सत्ता रूपी लक्ष्य की तरफ बढ़ गए तो ये संभव नहीं है जब तक आप अपने मजबूत प्रतिद्वंदी से कुछ सीखते नहीं हैं। आशीष जी, आपसे सीख रही है कांग्रेस, जो अच्छी बात है, कोई शक नहीं है, लेकिन कितना सीख कर उसको अपने चरित्र में अमली जामा पहना पाती है, ये उसकी लक्ष्य की तरफ बढ़ने की ताकत में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। कई बार चीज़ें आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं और कॉपी ही करते रह जाते हैं, लेकिन आत्मसात नहीं कर पाते। अब जैसा कहा दिनेश जी ने कि बूथ पर भी कांग्रेस का ध्यान है, कार्यकर्ता पर भी कांग्रेस का ध्यान है, और बीजेपी की शक्ति को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने में कमलनाथ जी जो मुखिया हैं पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का ध्यान किन चीज़ों पर है? क्योंकि लापरवाह 2018 की तरह होना बीजेपी कभी अफोर्ड नहीं कर सकती, ना करना चाहेगी इन शहरी सरकारों के चुनाव में भी। जी आशीष जी। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं तय हैं, विकासवाद और विकासवाद। जनता से किए गए वादों को हमने कितना पूरा किया और भविष्य में हमारी जनता के लिए क्या योजनाएं, इस पूरे खाके के साथ हम जनता के बीच जाएंगे। इसके पीछे हमारे संगठन का मजबूत बूथ लेवल का कार्यकर्ता होगा, जिसका समर्पण है और जिसका लोहा कमलनाथ जी ने माना। पर आप जब कमलनाथ जी को कहते हैं कि उसने भारतीय जनता पार्टी का अगर लोहा माना, तो उसका उद्देश्य कोई सीख देना नहीं है, क्योंकि जिस संगठन में अपने पुत्र को स्थापित करना ही एकमात्र उद्देश्य हो, वो कार्यकर्ता को वो कैसे सिखाएगा? वो तो अपने फेल हुए अभियानों का ठीकरा उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता पे फोड़ना चाहते थे कमलनाथ जी। अभी कमलनाथ जी ने कई अभियान छेड़े थे। एक घर चलो अभियान था जो चलो चलो अभियान हो गया। एक सोशल मीडिया वॉरियर के लिए 5 लाख कार्यकर्ता इकट्ठे करने थे, जिसमें 5000 नहीं जुटे। फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नकल करते हुए कुछ धन संग्रह अभियान किया, जिसमें 2 रुपए नहीं आए। तो इस तरह के जितने भी अभियान थे जो प्रासंगिकता सिर्फ कमलनाथ जी की साबित करने के लिए मध्य प्रदेश में और दिल्ली में राहुल गांधी को संदेश भेजने का एक जो अभियान था, वे सब विफल हुए। अब उनकी विफलता का श्रेय किसको देना है? तो वो भी उन्होंने उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को दिया, जिसका परिणाम सामने। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता बहुत बुरी तरह हतोत्साहित है, क्योंकि वो जानता है कि 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी का बैगेज उसके साथ है। प्रश्न पर प्रश्न पूछने से अब्बास भाई के जैसे काम नहीं चलता। आपको बताना होगा कि 15 महीने में क्यों इस मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान था और क्यों मार्च 2020 के बाद जैसे ही शिवराज सिंह जी चौहान आए, इस मध्य प्रदेश में खुशहाली की बयार आई। मध्य प्रदेश में हर वो बंद पड़ी योजना चालू हो गई जो आपकी काली कमलनाथ सरकार ने बंद की। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों जवाब ले लीजिए लड़ेगी आशीष जी, और आपके कांग्रेस मित्र दोबारा कहता हूं सिर्फ जवाब आपस में लड़ेंगे। आशीष जी, पहली बात तो 15 महीने में लोगों ने अपने आप में एक फ़ायदा देखा था। बिजली के बिल कम देखे थे, कीमतों के अंदर घटना देखा था, सारी चीज़ें देखी थी। आज किसी आम व्यक्ति से पूछ लीजिए कि बिजली के बिल कम हुए थे, वो भी कहेगा। आप कहीं पर भी जाइए, आपने आके बेतहाशा बिजली के बिल बढ़ा दिए। कोविड काल चल रहा था और आपने कहा कि उसके अंदर खुशहाली ला दी। कोविड ऑर्फन स्कीम्स का आपने खूब घोषणाएं करी कि जो बच्चे कोविड में अनाथ हुए हैं उनको ये मुआवजा वो मुआवजा, 1 रुपया नहीं दिया आप लोगों ने। वो आज बच्चे परेशान हो रहे हैं और कल
राष्ट्रीय चैनल्स की, राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस के अंदर हेडलाइंस बनी हुई थी आपकी की वजह से कि आपने उसके ऊपर मुआवजे की जो वसूली का नोटिस दे दिया है कोविड ऑर्फन को, कोविड में अनाथ हुई बच्ची को। तो ये सारी चीज़ें आपकी सरकार के अंदर हो रही हैं। आपने सवाल किए बहुत सारे कि हमारे अभियान चले थे, समय सीमा थी उसकी और अभियान उसमें बहुत सफलतापूर्वक चले। आपने फिर से रिकॉर्ड के ऊपर एक ऐसी बात कही जिसका सच से कोई वास्ता नहीं था कि हमने धन संग्रह जैसी कोई स्कीम चलाई, कोई स्कीम ऐसी नहीं चलाई। हमारी सदस्यता चल रही थी जो हर बार होती है, तो हमारी कोई इस तरह की स्कीम नहीं थी। आपने सोशल मीडिया की मिसाल दे दी कि हमने सोशल मीडिया वॉरियर्स खड़े करने के, हमारे पास सोशल मीडिया की एक पूरी फौज है जिसकी तारीफ मुरलीधर राव जी ने आप लोगों से करी, आपके कार्यालय में करी कि सीखिए कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी आगे है हमसे सारी चीज़ों के अंदर। तो इसकी बात, ये कोई पैमाना नहीं बन जाता जो आपने कहा कि तारीफ कर रहे थे कमलनाथ जी या क्या कर रहे थे। मुरलीधर राव जी आपके प्रभारी हैं, उन्होंने हमारी सोशल मीडिया की तारीफ करी थी, जिस सोशल मीडिया के ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इतनी बात कहूँगा कि नगर निगम में आपने टैक्सेस बढ़ा डाले इतने सारे, और उन नगर निगम चुनाव के अंदर आप दोबारा जनता के पास पैसे मांगने जाएंगे जो आपसे पूछेंगे कि आपने इतने टैक्सेस हमारे बढ़ाए। आरटीई का आंकड़ा दे दीजिए। एक सवाल आखिरी है बस मेरा, आरटीई नगर निगम संचालित करता है, नगर सरकारें उसके अंदर बहुत अहम रोल निभाती हैं। आपने कितने बच्चों को आरटीई के माध्यम से, शिक्षा का अधिकार के माध्यम से स्कूलों से जोड़ दिया? आपके पास कोई आंकड़ा है या नहीं है? आज भी सड़कों पर जाइए, आपको बच्चे मिलेंगे। चलिए बोलिए आशीष जी, क्या जवाब है आपका? हाँ, सवाल पूछा है अब्बास। देखिए अब्बास जी, आप काबिल प्रवक्ता हैं और दावे प्रतिदावे पक्ष विपक्ष के रूप में आपके और मेरे बीच होंगे, पर बाबा साहब ने जो संविधान दिया है इस पे प्रमाणीकरण तो जनता देती है ना। मार्च 2020 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों का उपचुनाव लड़के एक फ्रेश मैंडेट लिया और उस मैंडेट में 2/3 सीटों पर आप पीछे रह गए। उसके बाद एक दमों में हम हारे, पर उसके बाद जैसे ही एक लोकसभा और 3 विधानसभा हुई, जवाब तो नहीं फिर जनता है ने हमारे कामों को स्वीकारा। ये बातें आप कह चुके अपनी हैं, खुशफहमियों को पालते जवाब रहे। नहीं है, आप ये जवाब नहीं है। मैं फिर कहूंगा, नर्मदा जल भोपाल के आधे शहर से वंचित रह गए शहरवासी। हर कस्बे में जल संकट है कि नहीं है? नगर निगम ने बेतहाशा टैक्सेस बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए हैं? आप उन लोगों से वोट मांगने जाएंगे जिनकी जेब से आपने वसूल कर लिए। हमने जो बिजली के बिलों में इतनी कटौती करके दिए थे, आपने उनको बढ़ाए हैं कि नहीं? सुन लीजिए, आप भी जवाब नहीं दे रहे। दिग्विजय सिंह जी ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि अब अगर नहीं सुधरे एक भी जवाब नहीं दे रहा है। 2023 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी और यही हाल पूरी भाजपा का होगा शरद जी। ये एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, इन बातों पर चुनाव लड़िएगा आप जाके, जनता से आप यही बातें कीजिएगा और जनता अपने जवाबों के इंतजार में आपको एक वोट नहीं देगी। शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरीके से सिर्फ ट्विटर की जीत की अग्रिम बधाई देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यही होगा आपके साथ कि जनता सवाल करेगी अपनी समस्याओं पर। आपने कोई समाधान किया नहीं है तो आप आरोप प्रत्यारोप करते रहिए। दिनेश जी, मुझे ये समझाइए कि जिस तरह से बीजेपी ये निरंतर कमलनाथ जी के सरकार के 14-15 महीने के कार्यकाल का विषय भी उठा रही है, कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर जो रीति नीति है और उसके जो तथाकथित कुछ ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर बीजेपी कटघरे में खड़ा करती रही कांग्रेस को, उनको लेकर भी बीजेपी बात कर रही है। तो क्या शहरों के इस चुनाव में ये बात एक दिन पहले भी हमने की थी इसी फोरम पर, तो हम ये माने कि इस बार बीजेपी स्थानीय मुद्दों के साथ, क्योंकि स्थानीय शहरों के चुनाव हैं तो आपको स्थानीय मुद्दे तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ बीजेपी की रणनीति होगी कि वो कांग्रेस को समग्र रूप से भी, यानी प्रदेश स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी मुद्दों के जरिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे लगता है कोई नया मुद्दा अभी तक सामने आया नहीं है। वो 15 महीने की जो सरकार हो या जो योजनाएं बंद हो, उस पर मैंडेट अपन ने 28 सीटों का जब उपचुनाव हुआ तब भी देखा था, लगातार देख रहे हैं और ये आगे भी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है या उसकी जो विफलताएं या उसकी गुटबाजी, यदि भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी ताकत मान रही है तो कहीं ना कहीं इसमें एक छोटा सा उनके डर भी छुपा होता है। जो 18 का जिक्र हम कर रहे थे, फिर आप जब 51% का टारगेट फिक्स करते हैं तो क्यों करते हैं, हायर साइड टारगेट पे क्यों जाते हैं? आप देखिए ना कि 38% से भारतीय जनता पार्टी 85-90 इस तरह का लड़ती रही, आज वो 51% की बात कर रही, तो इसलिए कर रही कि उसे लग रहा है कि हमें यदि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में काबू में करना है तो हमें अपना टारगेट हाई रखना पड़ेगा, तब वो कांग्रेस को हम जो है उसको हरा सकते हैं। क्योंकि यहाँ लोगों के पास विकल्प तो है नहीं कि आप उत्तर प्रदेश की तरह
या पंजाब की तरह यहाँ कांग्रेस को आप हरा दें या एक नया विकल्प खड़ा हो जाए, तो कांग्रेस यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लगातार चुनौती है। और उस चुनौती के लिए ये है कि आप उनको केवल 15 महीने की विफलताएं गिनाइए या उनकी गुटबाजी पर बात करिए, क्योंकि जो पॉजिटिव मैंडेट होना चाहिए किसी भी चुनाव में, उस पॉजिटिव मैंडेट पर तो हम देखते हैं कि आजकल बात ही नहीं होती। बात होती है उन पर या तो आपकी कमजोरियों पर कोशिश करेंगे कि इनको उभारा जाए। मुझे लगता है कि जो वोटर है उसे ये पता है इस लोकल इलेक्शन में उसका फेस लोकल कौन सा होगा। आशीष जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास 10-10 सेकंड है आप दोनों के लिए। नया नैरेटिव, नई बात क्या है बीजेपी के पास? क्या होगी नगरीय निकाय के चुनाव के लिए? आरोप प्रत्यारोप में लोगों की बहुत रुचि नहीं होगी, आप मुझसे बेहतर समझते हैं ये बात। जी आशीष जी जी। देखिए, नैरेटिव चुनाव में पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट ही होना चाहिए। और खासकर जब ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, जनता को अपनी नाली, अपनी पानी, अपनी स्वच्छता, इन सब घोषणा पत्र लाएंगे आप? और एक घोषणा साफ पत्र स्वच्छ उम्मीदवार भी आवश्यक है। बिल्कुल आएगा, लोकल स्तर को की समस्याओं को एड्रेस करता हुआ घोषणा पत्र आएगा और साफ स्वच्छ छवि वाले कैंडिडेट दिए जाएंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत मुद्दे की और मार्के की बात की जी। लोकल स्तर की आपसे भी यही सवाल है, घोषणा पत्र आएगा? लोकल स्तर के ऊपर अगर बात की जाए घोषणा पत्रों की, तो वो काम शुरू किया था कमलनाथ जी ने लोकल स्तर की समस्याओं को और लोकल स्तर की जरूरतों को घोषणा पत्रों के माध्यम से जनता के बीच में लाके डाला था और वचन पत्र के तौर पर डाला था। और हमारा जो चुनाव है, अगर कमलनाथ जी के 15 महीने के शासनकाल के ऊपर होना है तो हम जीतेंगे, क्योंकि राइट टू वाटर की बात करी कमलनाथ जी ने, बात करी जिस आज पानी के अधिकार से मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने वंचित किया। सबसे अहम बात यही है कि इस चुनाव में नैरेटिव क्या होगा, और ये जनता को इस बात पर बहुत करीबी निगाह रखनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं और आप उसको विचार के स्तर पर, सोच के स्तर पर, दृष्टि के स्तर पर देखें और उसका खूब आनंद भी लें, आप जिस भी सोच और दृष्टि के व्यक्ति हों। लेकिन आपको ये सवाल ज़रूर रखना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए आपके अपने शहर में क्या कुछ हो रहा है और बीजेपी के ख़जाने में उसके लिए क्या है और कांग्रेस के ख़जाने में उसके लिए क्या है, और किस तरह से, क्योंकि अब 2022 के बाद जो चुनौतियां हैं, सड़कों पर बढ़ते वाहन, प्रदूषण, सफाई की व्यवस्था और तमाम चीज़ें जो किसी भी शहर को एक स्मार्ट शहर बनाती हैं, उसके लिए दोनों ही पार्टियों के पास क्या है, ये सवाल आपको पूछना है। क्योंकि आप भी अगर इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझेंगे तो फिर कठिनाई और चुनौतियां बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया दिनेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, MSP पर सियासत। नमस्कार।